नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड हम लोग इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत मेथड व कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं। मेथड व कंस्ट्रक्टर जो आपका टॉपिक है, इसके अंतर्गत इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के प्रकार। कंस्ट्रक्टर के प्रकार की ये दूसरा टाइप है। पहला जो आपका कंस्ट्रक्टर का प्रकार था उसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो कंस्ट्रक्टर का दूसरा प्रकार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में जानेंगे। और कंस्ट्रक्टर का जो तीसरा प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में जानेंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वैसे कंस्ट्रक्टर मेथड जो आर्गुमेंट लेते हैं उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आपको याद होगा डे 34 यानी लेक्चर नंबर 34 में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि वैसे कंस्ट्रक्टर मेथड जो आर्गुमेंट ना लेते हों उसे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे कंस्ट्रक्टर मेथड जो आर्गुमेंट लेते हैं उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस तरह के कंस्ट्रक्टर मेथड वाले प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हम लोग कोडिंग के जरिए देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाला जो प्रोग्राम होता है उसमें ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट के साथ आर्गुमेंट भी देना होता है। हम जो आर्गुमेंट देते हैं ऑब्जेक्ट उसी वैल्यू से इनिशियलाइज होता है। तो ये जो तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को समझने के लिए हम लोगों को प्रोग्राम कोड देखना होगा। ये रहा आपका प्रोग्राम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को लेकर के। यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास बनाया है, हमारे क्लास का नाम है एबीसी। इस एबीसी क्लास के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर तीन वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ए बी और सी। ये जो तीनों वेरिएबल हैं जो कि क्लास के अंदर बने हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल के बारे में हम लोग काफी पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि ये चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है, कुछ लोगों को जल्दी याद होता नहीं है, तो मैं अपने लेक्चर में चीजों को बार बार दोहराता हूं ताकि बार बार सुन करके आपको चीजें याद हो जाएं। तो क्लास के अंदर हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसे हम लोग इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। और आपको ये भी बता दूं, हमने कंस्ट्रक्टर मेथड में ये पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर मेथड का काम ही होता है इन इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, मतलब इनको वैल्यू देना। और इन इंस्टांस वेरिएबल को वैल्यू देने को ही हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अगली लाइन में एबीसी मेरा जो है वो कंस्ट्रक्टर मेथड है। ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, कैसे कहेंगे? क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम वही होता है जो कि उस क्लास का नाम होता है। तो इस क्लास का नाम एबीसी है, तो हमारे कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम भी यहाँ पर देखिए एबीसी ही होगा। तो इस नाम से ही हम लोग पहचानते हैं कि इसका नाम, इस मेथड का नाम हमारे क्लास के नाम के जैसा है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है। आगे देखें तो यहाँ पर इंट एक्स इंट वाई, यानी ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है इसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एक्स और वाई नाम का जो दो इंटीजर वेरिएबल है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारे पैरामीटर है। ठीक है, या आर्गुमेंट कहेंगे। तो वैसा कंस्ट्रक्टर मेथड जो कि, है ना, वैसा कंस्ट्रक्टर मेथड जो कि आर्गुमेंट लेता हो या जिसमें हम लोग पैरामीटर पास कराते हैं उसे हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एबीसी है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेथड है। क्या करेगा ये मेथड आपका? ये हमने इस कोड में लिखा है ए इक्वल टू एक्स, यानी जो आपका ये जो पैरामीटर है या ये जो आर्गुमेंट है, इस x के वैल्यू से a इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी x का जो भी वैल्यू होगा वो a में कॉपी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो दूसरा हमारा आर्गुमेंट है y, ठीक है, b इक्वल टू वाई का मतलब ये हो गया कि जो भी y का वैल्यू रहेगा वो b में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अगला लाइन लिखा हुआ है c बराबर, है ना, a प्लस बी। तो c बराबर a प्लस बी का मतलब है कि जो भी एक a का वैल्यू अभी आपको मिला x के जरिए और जो भी b का वैल्यू आपको y के जरिए मिला, तो a और b के वैल्यू को जोड़ करके उस वैल्यू को c में स्टोर कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है इसके चलते जो है a को भी वैल्यू मिल गया, b को भी वैल्यू मिल गया और c को भी वैल्यू मिल गया। तो इन इंस्टांस वेरिएबल को वैल्यू देना ही हमारा काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड का काम होता है।
आगे देखें, यहां पर हमारे पास एक मेथड और है जिसका नाम डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, इसे हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। डिस्प्ले मेथड के बारे में यहाँ पर आगे बताया गया है डिस्प्ले मेथड के डेफिनेशन में कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा एडिशन ऑफ, ठीक है, यहाँ डबल कोट में एडिशन ऑफ लिखा हुआ है तो एडिशन ऑफ डबल कोट में है तो एडिशन ऑफ ही प्रिंट करेगा। ए एंड बी इज सी। अभी आपको मालूम नहीं है कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है, तो अभी कुछ देर के लिए इस कोड को हम लोग स्किप करते हैं और हम लोग आ जाते हैं इस लाइन में। ठीक है, यह है आपका मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी जावा का प्रोग्राम कहाँ से आपको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, मेन मेथड से। यानी ऊपर जो कुछ भी कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट पहले नहीं करेगा, वो रन नहीं करेगा। जो सबसे पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा वो आपका मेन मेथड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेन मेथड के अंदर जो चीजें हैं वो होंगी। अब देखिए मेन मेथड के अंदर क्या हो रहा है, यहां लिखा हुआ है, इसे मैं घेर देता हूं। एबीसी क्या है, एबीसी जो है आपका क्लास का नाम है। ओबीजे क्या है, ओबीजे आपका रेफरेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। फिर इक्वल साइन, न्यू, इसके बाद एबीसी, ये मेरा कंस्ट्रक्टर मेथड है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड। और यहाँ पर दो वैल्यू पास कराया गया है, 5 और 6। ये जो दो वैल्यू पास कराया गया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग आर्गुमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ समय पहले डेफिनेशन में, परिभाषा में बताया था कि जिस भी क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है वहां पर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यही तरीका अलग है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये जो पूरा कोड आप देख पा रहे हैं, ये पूरा, ये पूरा जो आप कोड देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है। और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त देखिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पास करा रहे हैं 5 और 6। ठीक है, ये 5 और 6 जो है वैल्यू है, ये आपका आर्गुमेंट है, मैंने अभी आपको बताया। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनते ही हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर मेथड कैसे कॉल होता है। हमने पढ़ा था कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, वैसे ही कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा और हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारा जो कंस्ट्रक्टर मेथड था वहां पर। तो पिछली स्लाइड में आइए, यहाँ पर आपका देखिए कंस्ट्रक्टर मेथड है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर दो वैल्यू पास कराया था, 5 और 6, यानी 5 और 6। तो क्या होगा कि ये जो x है इसको मिलेगा 5 और y जो है इसको मिलेगा 6। क्योंकि अभी हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बनते ही हम लोग कहाँ आए, सीधे इस कंस्ट्रक्टर मेथड के पास आए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। तो ये कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ। 5 मिल गया किसको, x को, और y को क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब अंदर आते हैं, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहे हैं कि x को मिला था 5 और y को मिला था क्या, 6। ठीक है, ये मेमोरी के अंदर काम हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए a इक्वल टू एक्स, यानी a नाम के वेरिएबल में x का वैल्यू को कॉपी करो। ठीक है, फिर कहता है b इक्वल टू वाई, यानी जो हमारा b नाम का इंस्टांस वेरिएबल है उसमें y का वैल्यू को कॉपी करो। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ c बराबर a जोड़ b। ठीक है, तो ये हमारा c नाम का वेरिएबल है, इसमें a और b के वैल्यू को जोड़ दो, तो 5 और 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अभी देखिए आपको a का वैल्यू मिल गया 5, b का वैल्यू मिल गया 6 और c का वैल्यू मिल गया 11। ठीक है, तो हमारा जो है ये कंस्ट्रक्टर मेथड का काम खत्म हुआ। जैसे काम खत्म होता है हम वापस चले जाएंगे मेन में। ठीक है, वापस चले आए आप कहाँ पर, वापस चले आए आप मेन में। यहाँ पर लिखा है ओबीजे डॉट डिस्प्ले। ओबीजे क्या, ठीक है, यहाँ जो हम लोग ओबीजे बनाए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है,
कभी कभी अगर मैं कह भी देता हूं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो वो बोलने के लिए कह देते हैं ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, यानी ऑब्जेक्ट को बता रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को बता रहा है, जो ऑब्जेक्ट बना है ना, उसको बता रहा है। अब यहाँ पर ओबीजे डॉट डिस्प्ले, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्प्ले नाम का मेथड है, ये कॉल कराया जा रहा है। आपको बताया गया था कि जो सामान्य मेथड होता है ना, जो सामान्य मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं, कंस्ट्रक्टर मेथड तो आपका एबीसी है। जो सामान्य मेथड होता है उसको कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, चीजों को इरेज करके बता रहा हूँ। किसी भी नॉर्मल मेथड को कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ, कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके डिस्प्ले मेथड को कॉल कराते हैं। अब जैसे ये आपका डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, अब कहाँ जाओगे? ये मेथड जहां डिफाइन है उसके पास, तो मेथड यहाँ पर डिफाइन है, देखिए। ठीक है, बेसिकली आपका जो मेथड कहाँ है, यहाँ पर डिफाइन है ना, डिस्प्ले मेथड। आप नीचे आओगे, जैसे आप नीचे आते हो तो आपको ये कोड मिलता है, और ये कोड मिलता है, क्या लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर, यहाँ डबल कोट छूट गया था, एडिशन ऑफ। तो प्रिंट किया एडिशन ऑफ ए, तो ए का वैल्यू तो 5 मिला था, तो ए का वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। फिर डबल कोट के अंदर है एंड, तो हम तो जानते हैं डबल कोट के अंदर जो कुछ होता है वो हूबहू प्रिंट करता है। उसके बाद है बी, बी वेरिएबल में क्या था? 6 था। ठीक है, फिर डबल कोट के अंदर है इज, इज प्रिंट किया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सी, तो सी का वैल्यू तो 11 था, 11 था, तो इसका सी का वैल्यू 11 प्रिंट किया। ये मेथड अपना काम खत्म किया। मेथड का काम खत्म होते ही वापस हम कहाँ चले आएंगे? हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल मेन मेथड में आ जाएगा, और हमारा देखिए यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाता है। और इस प्रकार से आपको आउटपुट मिलता है एडिशन ऑफ 5 and 6 is 11। तो इसको थोड़ा सा समराइज कर लें हम लोग, ठीक है, क्विकली। ये हमारा क्लास है, ये मेरा इंस्टांस वेरिएबल है, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हम लोग इसमें पैरामीटर पास करा रहे हैं। पहले पैरामीटर से मेरा ए इनिशियलाइज हो रहा है, दूसरे पैरामीटर से मेरा बी इनिशियलाइज हो रहा है। ए और बी इनिशियलाइज हो गया, यानी ए और बी में वैल्यू आ गया, तो ए बी के वैल्यू को जोड़कर सी में स्टोर करवा दिए। इसके अलावा हमारे पास एक सामान्य सा मेथड है डिस्प्ले नाम का, जो क्या करेगा? ये एक मैसेज को प्रिंट करेगा। हमारा प्रोग्राम कहाँ से रन करता है? मेन मेथड से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिख रहे हैं, जिसमें कि क्लास का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस लिखते हैं, इक्वल साइन लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है, और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा, वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा। आप जाओगे ऊपर, यहाँ पर जैसे कि कंस्ट्रक्टर मेथड के पास इसको 5 मिला, इसको 6 मिला। ठीक है, ए जो है 5 से इनिशियलाइज हो गया, बी जो है 6 से इनिशियलाइज हो गया, और सी में क्या आ गया? 5 + 6 11 आ गया। यहाँ से वापस आएंगे आप कहाँ? मेन मेथड में। अब आपका डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया जा रहा है, अब प्रोग्राम का कंट्रोल फिर कहाँ जाएगा? डिस्प्ले मेथड के पास। आप गए डिस्प्ले मेथड के पास, इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो काम करेगा। तो इसका कोड यहाँ आगे हम लोग लिखे हुए हैं, इस जगह पर जो लिखा हुआ है एडिशन ऑफ, तो एडिशन ऑफ ए को जो वैल्यू मिला था 5 वो प्रिंट किया। फिर एंड डबल कोट के अंदर है तो एंड प्रिंट किया। बी को 6 मिला था तो 6 प्रिंट किया। डबल कोट के अंदर इज है तो इज प्रिंट किया। और सी का वैल्यू प्रिंट किया 11। ठीक है, तो ये था आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कभी कभी कॉपी कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग जो है पैरामीटर यानी कि आर्गुमेंट पास कराते हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग आर्गुमेंट पास कराते हैं। ठीक है, दोनों में आर्गुमेंट पास कराया जाता है। तो इस बात को लेकर के हम लोगों को लगता है कि दोनों कंस्ट्रक्टर लगभग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान देना होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम कोई इंटीजर, है ना, कोई फ्लोट, इस तरह का वैल्यू को पास नहीं कराते हैं। हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कराते हैं। याद रखना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या पास कराते हैं आर्गुमेंट के रूप में या पैरामीटर के रूप में? तो किसी अन्य ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को पास कराते हैं। यहाँ पर हमने एक सामान्य सा डेफिनेशन लिखा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से नए ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, या कह सकते हैं
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से नए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, नए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि दूसरे अर्थों में किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को मतलब बात हो रहा है इंस्टांस वेरिएबल का, ठीक है, वही कह रहा है। दूसरे अर्थों में किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को नए ऑब्जेक्ट के वैल्यू में कॉपी कराए जाते हैं। यानी कोई पुराना मेरा ऑब्जेक्ट है ना, पहले से बना हुआ, उसका जो इंस्टांस वेरिएबल है उसको हमारा जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके इंस्टांस वेरिएबल में कॉपी कराते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टांस वेरिएबल वाला जो बात है यहाँ पर छुपा हुआ है, छुपे लफ्जों में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको डायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कराना। जबकि अंदरूनी बात तो ये होता है किसी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट का जो है इंस्टांस वेरिएबल होगा, उसके वैल्यू को, उस इंस्टांस वेरिएबल के वैल्यू को जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके इंस्टांस वेरिएबल में कॉपी कराना। इस चीज को आप कोड के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी थोड़ी देर के लिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग कोडिंग देखेंगे, कोडिंग से चीजें समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है, यहाँ कंस्ट्रक्टर मेथड में आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट, ठीक है, सामान्य सामान्य तौर पर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन दरअसल इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर मेथड में आर्गुमेंट के रूप में हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कराए जाते हैं, और पास कराए गए ऑब्जेक्ट रेफरेंस के वैल्यू से नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है। यानी हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पास कराएंगे कंस्ट्रक्टर मेथड में आर्गुमेंट के रूप में, और जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसी, है ना, वो इसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से क्या होगा, हमारा इनिशियलाइज होगा। और इसी बात को हम सामान्य भाषा में क्या कह देते हैं, सामान्य भाषा में कह देते हैं कि कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं, कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड में हम लोग आर्गुमेंट के रूप में कोई ऑब्जेक्ट पास कराते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट से हमारा जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा होता है वो इनिशियलाइज होता है, ऐसे भी हम लोग कह देते हैं। कोडिंग देखते हैं। कोडिंग आप लोग थोड़ा सा नजर बनाए रखना। हम लोग क्लास बना रहे हैं फिर से एबीसी नाम का। इस क्लास के अंदर आप गौर करना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो इंस्टांस वेरिएबल है, एक आईडी नाम का और एक नेम नाम का। आईडी जो है वो इंटीजर टाइप का है, और जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक, स्ट्रिंग क्या होता है आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस क्लास में अब देखते हैं एबीसी जो है ये मेरा कंस्ट्रक्टर मेथड है, और हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट पास करा रहे हैं दो, एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट और एक स्ट्रिंग टाइप का। अब आप कंफ्यूज मत करना, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्यों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट नहीं पास करा रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्ट पास कराते ना, मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कराते, तो वो कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट जैसा बात तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो बात हो रहा है एक इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को पास कराने को लेकर के। तो यहाँ पर जो है ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब क्या होगा कि जो भी आई का वैल्यू होगा उससे मेरा आईडी, यानी ये इनिशियलाइज हो जाएगा, और जो भी एन का वैल्यू होगा उस एन के वैल्यू से मेरा नेम, यानी ये जो इंस्टांस वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, ये आईडी और नेम इंस्टांस वेरिएबल है, और इस कंस्ट्रक्टर मेथड की मदद से, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेथड की मदद से जो भी पैरामीटर आई और एन है उससे मेरा ये इंस्टांस वेरिएबल इनिशियलाइज हो जा रहा है, और इसी को तो कहते हैं ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। अब आप सोच सकते हैं कि सर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, और आप इसमें बनाए हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर एक बात जान लेना है, हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ बना रहे हैं, वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कुछ इस प्रकार से है। एबीसी मेरे कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम है। इसके अंदर फिर से आप एबीसी देख रहे हैं, ये एबीसी कंफ्यूज नहीं करना है, ये एबीसी जो है आपका क्लास का नाम है ना, एबीसी क्लास का नाम, ये एबीसी क्लास है। और ओबीजी जो है वो आपका इस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को जो है रेफर कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को बता रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको बता रहा है ओबीजे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये लाइन थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे, अभी के लिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं। आईडी इक्वल टू ओबीजे डॉट आईडी,
और नेम इक्वल टू ओबीजे डॉट नेम। यहां पर इस आईडी और इस नेम का मतलब ये समझिए कि जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उस नए ऑब्जेक्ट का आईडी का वैल्यू और उस नए ऑब्जेक्ट का नेम का वैल्यू याद रखिए। आपको याद है ना, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ, दैट मीन्स एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा और वो नया ऑब्जेक्ट है ना इनिशियलाइज होगा। नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा मतलब उस नए ऑब्जेक्ट के लिए जो मेरा इंस्टांस वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इस लाइन को फिर से समझते हैं। ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड के चलते है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड के चलते जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसका आईडी का वैल्यू और उसका नेम का वैल्यू, तो आईडी में क्या स्टोर होगा, हम जो किसी और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अन्य ऑब्जेक्ट है उसके आईडी से मेरा जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका आईडी है ना कॉपी हो जाए। मेरा कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि ओबीजे कोई एक अन्य ऑब्जेक्ट है, किसी अन्य ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है, उसके आईडी से है ना उसके आईडी का वैल्यू मेरे नए ऑब्जेक्ट के आईडी में कॉपी हो जाए। और उसी प्रकार से ओबीजे डॉट नेम का मतलब कोई अन्य ऑब्जेक्ट है उसके नेम से या उसका जो नेम होगा, उसके जो नेम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, किसी अन्य ऑब्जेक्ट के नेम में जो वैल्यू होगा वो मेरे नया ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसके नेम में क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। ठीक है, तो इससे भी हम लोग आगे चल करके और खुल करके इसको अभी जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले नाम का आपका एक मेथड है, एक सामान्य सा मेथड है। क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आईडी का वैल्यू प्रिंट करेगा, कॉमा नेम का वैल्यू प्रिंट करेगा। आईडी का वैल्यू प्रिंट करेगा, कॉमा नेम का वैल्यू प्रिंट करेगा। आईडी और नेम मतलब क्या, मतलब ये कि जो भी आईडी का वैल्यू होगा और जो भी नेम का वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा। तो आईडी यानी कि और नेम जो कि आपका इंस्टांस वेरिएबल है, इस इंस्टांस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कोई भी जावा का प्रोग्राम कहाँ से रन करना शुरू करता है, मेन मेथड से। वो ऊपर से रन नहीं करेगा, वो सीधे यहाँ से रन करना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। इस मेन मेथड के अंदर आइए, थोड़ा ध्यान देना आप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एबी से है ना, एबीसी ओबी 1। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, एबीसी ओबी 1। एबीसी हमारा क्लास है और ओबी 1 जो है किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ना, किसी ऑब्जेक्ट को बता रहा है। न्यू एबीसी, ये एबीसी यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड है, क्योंकि आप इसमें देखिए दो वैल्यू पास करा रहे हैं, 125 और अजीत। अब ये जो 125 है ये इंट टाइप का है और ये जो अजीत है ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, 125 जो है वो इंट टाइप का वैल्यू है और अजीत जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो आप गौर कीजिए, पहले तो ये बात जान लीजिए कि ये कोड लिखा गया है एक ऑब्जेक्ट को बनाने को लेकर के। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाने को लेकर ये कोड लिखा है और यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो रहा है, वो पैरामीटराइज्ड वाला। तो चलिए हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास चलते हैं जो ऊपर हम लोगों ने बना करके रखा हुआ था। ये है आपका पैरामीटराइज्ड। वहां पर दो वैल्यू पास कराया गया था, 125 और अजीत। तो ये जो आई है ना, आई में 125 स्टोर होगा और एन जो है इसमें आपका स्ट्रिंग अजीत स्टोर होगा। देखिए यहाँ बताया गया वो स्ट्रिंग टाइप का है और 125 इंट टाइप का। अब ये जो आई का वैल्यू 125 है वो आईडी में स्टोर हो जाएगा और एन का जो वैल्यू अजीत है ये नेम में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा आईडी है इस आईडी में स्टोर हो गया 125 और हमारा जो अजीत है इसमें स्टोर हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर नेम होगा और जो आपका नेम है इसमें स्टोर हो गया आपका अजीत। ये किसके लिए, ये जो फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है, ओबी 1। ठीक है, ओबी 1 उस पहले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए आईडी का वैल्यू 125 और अजीत। तो कहने का मतलब है इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेथड का काम क्या था कि एक पहले ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, एक पहले ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको इनिशियलाइज कर देगा, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब चूंकि इस कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, वापस आते हैं नीचे। अब
यहां पर क्या होगा, इस लाइन पे देखिए, यहां पर आप गौर करेंगे, अगेन एबीसी जो है वो क्लास का नाम है, ओबी2 जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, यानी यहां पर एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर न्यू, फिर ओबी एबीसी। ठीक है, एबीसी यहां पर कंस्ट्रक्टर मेथड है। कौन सा कंस्ट्रक्टर? कॉपी। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसमें क्या पास करा रहे हैं, आप यहाँ पास करा रहे हैं इसी ओबी1 को, है ना, इसी ओबी1 को, यानी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, कभी कभी मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जगह पर ऑब्जेक्ट भी बोल देता हूं, तो बात को आप समझ लेना। ठीक है, तो कुछ देर के लिए अगर हम ये बोले ओबी1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ देर के लिए जो है मान लीजिए ओबी1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस ना बोल करके मैं बोल रहा हूँ ओबी1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, जहां पर लिखे एबीसी जो है मेरे क्लास का नाम है, ओबी2 जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, एक अन्य ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसका रेफरेंस है न्यू, और एबीसी ओबी1, यानी ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस या ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने का प्रक्रिया शुरू होगा, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो जाएंगे कहाँ? कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास। अब आप आते हैं यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ है? यहाँ है। ठीक, अब क्या है, जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर, कि ये एबीसी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये एबीसी क्लास है, और ओबीजी जो है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। अब ये ओबीजे जो है वो किसको बता रहा है? तो इसका उत्तर होगा, ये ओबीजे जो है ये ओबी1 को बता रहा है। ओबीजे जो है वो किसको बता रहा है? ओबी1 को बता रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर ओबी1 ही पास किया है। ठीक है, आपने यहाँ पर ओबी1 पास किया है। तो आपको याद रखना है कि जो आप यहाँ पर पास कराए हैं ओबी1, उस ओबी1 को बतला रहा है हमारा ओबीजे, कहाँ? यहाँ पर। ठीक है, ये ओबीजे किसको बता रहा है? ओबी1 को। तो यहाँ पर रफली बता दूं कि ओबीजे जो है ये किसको बता रहा है? ये ओबी1 को बता रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, आईडी बराबर ओबीजे आईडी। तो मैंने कहा कि कहीं भी अगर ओबीजे है मतलब वो ओबी1 को बता रहा है, तो ओबी का आईडी मतलब हो गया, ओबीजे का आईडी हो गया, ओबीजे का आईडी का मतलब हो गया ओबी1 का आईडी। ठीक है, अगर हम कहें ओबीजे का आईडी मतलब ओबी1 का आईडी, और अगर कहें ओबीजे का नेम तो मतलब हो गया ओबी1 का नेम। अब अगर आपसे पूछे बताइए ओबीजे का आईडी बराबर ओबी1 का आईडी, तो ओबी1 का आईडी है क्या? आप गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लो ओबी1, उसका आईडी कितना है? 125 है। दैट मीन्स ये जो मेरा दूसरा, दैट मीन्स मेरा जो पहला ऑब्जेक्ट बना था ओबी1, उसका आईडी के वैल्यू को इस आईडी में क्या कर दो? इस आईडी में कॉपी कर दो। और ये आईडी किसका है? ये आईडी जो मेरा नया ऑब्जेक्ट बन रहा था जिसको ओबी2 रेफर कर रहा था। ठीक है, ओबी2 मतलब फिलहाल कुछ देर के लिए समझ लिए दूसरा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर के चलते। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट जो है ओबी1, उसका जो आईडी का वैल्यू 125 है, वो वैल्यू कॉपी हो रहा है मेरा जो दूसरा ऑब्जेक्ट अभी बना ओबी2 उसके आईडी में। और उसी प्रकार से ओबीजे का नेम, ठीक है, ओबीजे का नेम का मतलब क्या समझेंगे? ओबी1 का नेम। तो ओबी1 का जो नेम है, अब देखिए ओबी1 का नेम क्या है यहाँ पर? ओबी1 का नेम यहाँ पर है अजीत। ठीक है, यह क्या हो गया? अजीत। दैट मीन्स जो मेरा नया ऑब्जेक्ट बना ओबी2 उसका नेम में अजीत को क्या कर दो? कॉपी कर दो। तो थोड़ा सा सब्र से सब चीजों को समझना है और थोड़ा ध्यान देकर सोचना है कि कहीं ऐसा ही तो हो रहा है कि ओबी1 जो मेरा ऑब्जेक्ट बना, जब ऑब्जेक्ट बना तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके चलते उस पहले ऑब्जेक्ट को आईडी का वैल्यू 125 मिला और नेम का वैल्यू अजीत मिला। और जब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कॉपी कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट से बना?
OB1 ऑब्जेक्ट की मदद से बना और उसी के वैल्यू को कॉपी किया, है ना, उसी के वैल्यू को कॉपी किया अपने अंदर। यानी OB1 का आईडी बराबर, या OB1 जो ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट है, उसका आईडी OB2 के आईडी में कॉपी करा ले रहे हैं, और OB1 का जो आपका नेम था, उस नेम को हम लोग OB2 के नेम में क्या करा दे रहे हैं, कॉपी करा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, और सुन करके कोड पे ध्यान देना है कि मैं जो जो बोल रहा हूं वैसा ही वैसा कोड में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक। अब देखिए, अगर अभी आपसे पूछा जाए, ठीक है, स्पष्ट तौर पर कि क्या क्या चीजें हुई, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, मैं चीजों को इरेज करके, है ना, मैं चीजों को इरेज करके यहाँ पर फिर से बता रहा हूं क्या क्या चीजें हुई यहाँ पर। पहला तो ये चीज हुआ कि यहाँ पर कुछ देर के लिए मान लो कि OB1 नाम का क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, इसमें आईडी का वैल्यू जो है 125 मिला, और इसमें जो नेम का जो वैल्यू मिला वो अजित मिला। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पैरामीटराइज, तब जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो OB1 की मदद से, है ना, OB1 ऑब्जेक्ट की मदद से OB2 ऑब्जेक्ट बना, और इसके चलते क्या हुआ कि OB2 के आईडी में OB1 का आईडी कॉपी हुआ, और OB2 के नेम में OB1 का नेम क्या हुआ, कॉपी हुआ। कैसे कॉपी हुआ वो ऊपर हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर में जाकर के देखे थे। अब आ जाइए आप इस लाइन में, यहां पर कहता है OB1 के लिए डिस्प्ले मेथड को कॉल कीजिए। किसके लिए, OB1 मेथड के लिए डिस्प्ले मेथड को कॉल कीजिए। तो ठीक है, हम OB1 के लिए डिस्प्ले डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं। तो लिखता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आईडी कॉमा नेम, यानी आईडी का वैल्यू प्रिंट कीजिए और नेम प्रिंट कीजिए। तो OB1 के लिए आईडी मेरा 125 है और नेम मेरा अजीत है, तो ये लाइन क्या प्रिंट करेगा, 125 कॉमा अजीत। काम खत्म। फिर आप वापस आओगे मेन मेथड में। अब है OB2 डॉट डिस्प्ले। अब जो है OB2 मेथड के लिए, ठीक है, OB2 मेथड नहीं, OB2 ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले मेथड को दोबारा कॉल कीजिए। तो दोबारा से आपका डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आईडी प्रिंट कीजिए कॉमा नेम प्रिंट कीजिए। अब OB2 के लिए भी तो देखिए आईडी 125 ही है, तो 125 प्रिंट करेगा कॉमा अजित प्रिंट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, और जो नया ऑब्जेक्ट होता है वो किसी पुराने ऑब्जेक्ट के वैल्यू से ही क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, आसानी से एक बार में समझ में नहीं आता है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है, आप वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिए और अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे कोड पे ध्यान दीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जान लीजिए, जावा के साथ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक जुड़ा हुआ तथ्य है कि जितनी ज्यादा आप कोडिंग करते हैं उतनी ज्यादा जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, और जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको उन कंसेप्ट को, उन डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चीजों को आपने समझ रखा है। तो आप अपनी भाषा में उन्हीं कंसेप्ट को लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताना। साथ ही साथ मैं यही कहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो का रीच वगैरह बहुत कम हो गया है। ठीक है, ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है, और जब रिकमेंडेशन कम हो जाता है तो फिर वीडियो बनाने का भी इच्छा भी थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।